फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 17वीं के प्रिपरेशन से जुड़े इम्पोर्टेंट जो विषय वस्तु है उसको समझने का प्रयास। इतिहास में जब हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ चलते हैं तो संगम युग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है और ये शायद इतिहास का एक टफेस्ट चीज़ है जो हमें समझ में आने में दिक्कत होती है। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं संगम काल को। प्रयास होगा बहुत अच्छे से आपको संगम काल समझाया जा सके, तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। संगम काल में ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, दो पार्ट में बटा हुआ है संगम काल। एक तो 100 से 300 ईस्वी के बीच और दूसरा 500 से 1200 ईस्वी के बीच। दक्षिण भारत का इतिहास, सॉरी, ये जो 100 से 300 ईस्वी के बीच है इसको संगम काल बोलते हैं। 500 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत के राजवंश है। इसमें आपको एक कॉमन मिल रहा होगा, चोल वंश। तो 100 से 300 ईस्वी में भी चोल वंश थे, यानी कि संगम काल में, और 500 से 1200 ईस्वी में चोल वंश एक बार फिर से पुनर्संगठित होता है। तो इस वजह से ये हम लोग दो जगह पे पढ़ेंगे, दोनों ही जगह पे। 100 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। एक 100 ईस्वी से 300 ईस्वी और दूसरा 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी। और इस वीडियो में मेरा प्रयास है आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दे दूं और आपको बहुत अच्छे से दक्षिण भारत के इतिहास को समझा दूं। सो स्टार्ट करते हैं संगम काल से। देखिए, पहले क्या था, प्राचीन काल में जो तमिल कवि थे वो लोग समय समय पे एक मीटिंग आयोजित करते थे और इसमें बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते थे। इसी सभा को संगम के नाम से जाना जाता है। 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच इस तरह का 3 सभा होता है और आपको इसलिए अब देखेंगे कि इन सभाओं का जो आयोजन हुआ वो मदुरई कपाटपुरम में होता है और ये 3 सभा जो आयोजित हुए इसीलिए इसको संगम काल कहा गया। 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच संगम काल में जो मेन राज्य है वो कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ स्थित है, जिसे तमिलकम के नाम से भी जाना जाता है। और ये संगमकालीन राज्य 3 भागों में विभाजित है। सबसे नीचे यानी दक्षिण में आप देखेंगे तो पांड्य है, दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे तो चोल है और दक्षिण पश्चिम में चेर है। हम लोग प्रयास करेंगे इन तीनों को पहले समझने का, फिर हम लोग राष्ट्रकूट, राजवंश इत्यादि को समझेंगे। चेर राज्य से हम लोग शुरू करते हैं। चेर राज्य जो है, अभी जो हम लोग केरल बोलते हैं ना, ये वही है चेर राज्य। चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। इन्होंने अपनी राजधानी वंजी या करूर आप कह सकते हैं को बनाया और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। प्रत्येक राज्य का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया का तिरंगा है। इस तरह से चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो तीर धनुष था। चेर और चोल के बीच उस समय में संग्राम हो रहे हैं। एक बार देखते हैं। चेरों की जो प्रमुख घटना है उसमें 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध आक्रमण था। इसमें चेर ने चोलों के राजा करिकल के पिता को मार दिया। इसके बदले में चोलों ने चेर के राजा को मार दिया। चेर कवियों में सेन गुटवन है एक, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ये शासक है, यहाँ कवि गलत लिखा हुआ है। लाल चेर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले कड़गी पूजा, जिसको पत्नी पूजा था, इसकी शुरुआत की। और सेन गुटवन जो है ये कणगी प्रथा के जनक भी माने जाते हैं। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदिगेमान। ये जो आदिगेमान है इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा, गन्ने की खेती की शुरुआत आदिगेमान ने की। दूसरी शताब्दी के बाद चेर शक्ति लगभग खत्म हो गई। तो दूसरी शताब्दी के बाद जो चेर शक्ति है लगभग खत्म हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं चोल को, ये जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध है। चोल वंश का इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में भी देखने को मिलता है और बाद में जब पांड्यों की शक्ति का पतन हो जाता है, पांडवों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है, लेकिन बाद में 9वीं शताब्दी में ये जिस समय विजयालय है उस समय में फिर से चोलों का उदय होता है।
तो चोल साम्राज्य आपको प्राचीन में भी मिल रहे हैं और प्राचीन में ही आगे चल के फिर से चोल वंश मिलेंगे। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई, ये याद रखिएगा। चोल की जो राजधानी है वो मंतूर, उरैयूर और तंजावुर है। इसके अलावा चोल से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसमें आपको प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है और चोल राज्य को ही करोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में दो महत्वपूर्ण राजा हुए, एक तो करिकाल और दूसरा एलारा। करिकाल जो है ये चोलों का पहला महानतम शासक था। इसने श्रीलंका से 12,000 गुलाम को बंदी बनाकर भारत लाया था और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कावेरी नदी के किनारे बांध का निर्माण करना। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जो कावेरी पट्टनम है अभी का, उसका निर्माण करिकाल ने ही करवाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पट्टनम का निर्माण करिकाल ने कराया था। इसी चोल शासक ने श्रीलंका को जीता भी था और चोल राजाओं ने इस पर 50 वर्ष तक शासन भी किया। दक्षिण भारत में थोड़ा नीचे ही चीन दिखता है, यहाँ श्रीलंका दिखता है जिस पे इनका कब्जा था। आते हैं देख लेते हैं पांड्य साम्राज्य को। इस राज्य का सबसे पहला उल्लेख मेगस्थनीज करते हैं अपने पुस्तक इंडिका में। स्त्रियों के हाथ में शासन है इसको दिखाने के लिए। मदुरई इसकी राजधानी है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली है। ये याद रखिएगा, सभी के प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये राज्य मोतियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं नेडियोन। इन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी और 5वीं सदी के बाद पांड्यों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और इस तरह से चेर, चोल और पांड्य तीनों राज्य को हम लोगों ने देखा, ये समाप्त हो गए। अब एक बार हम लोग दक्षिण भारत के नक्शे पर ध्यान देते हैं ताकि आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाओ। 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच अब दक्षिण भारत के राजवंश शुरू होते हैं जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल है और ये उनका क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आगे चीज़ों को समझने में आपको मदद करेगी। राष्ट्रकूट वंश आप देख रहे हैं, देन नीचे की ओर पल्लव है, उसके नीचे चोल है और फिर पांड्य राज्य है। ये जो पूरा क्षेत्र चल रहा है, आप इसमें फिर चालुक्य का आता है, कल्याणी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य और आपको पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य है दो, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और फिर पश्चिमी चालुक्य में वातापी का चालुक्य और ये कल्याणी का चालुक्य। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये जो उत्तर पेनार है इसके आसपास का ये क्षेत्र है। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच फिर दो अलग अलग स्टेट्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, पल्लव और चोल। फिर आप इसके नीचे आते हैं तो वेगई नदी है जहाँ पे आपको तंजौर के आसपास का क्षेत्र है और उसके नीचे पांड्य है। तो इसको अब हम लोग स्टडी करते हैं। इधर आप देखेंगे तो 5वीं शताब्दी पल्लव का रहा, 6ठी 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश का वर्चस्व रहता है। फिर आप आगे चल कर के देखेंगे इसमें राष्ट्रकूट वंश का आगमन होता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में और दोबारा से एक बार चोल वंश का भी आगमन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट है, पल्लव है, इनको हम लोग और चोल भी आएंगे लास्ट में, इनको हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं और यहीं से याद करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। इनको हम लोग एक सीक्वेंस वाइज में पहले सजा लेते हैं और फिर उस सीक्वेंस में हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों को भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा क्योंकि हम इसमें हमारे सिलेबस की जितनी भी जटिल चीज़ें हैं उनको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग इसके सीक्वेंस को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पल्लव आ रहे हैं, इसके बाद चालुक्य में वातापी और वेंगी के चालुक्य हैं, देन राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश के बाद कल्याणी के चालुक्य आते हैं और फिर अंत में चोल साम्राज्य है। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पल्लव वंश से। तो पल्लव वंश क्या है कि
उत्तर भारत में सातवाहन वंश का पतन हो रहा है और पल्लव वंश का इसी समय दक्षिण भारत में आगमन होता है। जो समय है वो 575 ईस्वी से 897 ईस्वी है। सातवाहन वंश का पतन हो रहा है और पल्लव वंश का आगमन हो रहा है। पल्लव वंश जो है वो कृष्णा नदी के दक्षिण में है। इन्होंने अपनी राजधानी कांची बनाई और इनका राजभाषा संस्कृत था। पल्लवों के जो संस्थापक है वो बप्पादेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। अभी सिंह विष्णु से बीपीएससी ने पहले भी प्रश्न बनाए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सिंह विष्णु से जुड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वह है भारवी, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रह रहे हैं और इन्होंने कृता अर्जुनियम नामक किताब की रचना की। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में वाराह मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो मंदिर का आप चित्र देख रहे हैं मामल्लपुर में और सिंह विष्णु के ही शासनकाल में निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट आप इस सिंह विष्णु के कार्यकाल को देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये चेर, चोल और पांड्य तीनों वंश के राजाओं को युद्ध में हराया था। तो ये एक महान प्रतापी शासक था सिंह विष्णु, इसलिए भी क्योंकि इसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तो ये व्यक्ति वाराह मंदिर का भी निर्माण कर रहा है। ये व्यक्ति भारवी का संरक्षक भी है और यही है वो राजा जो चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में हराता भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल गए सिंह विष्णु के बारे में। अब हम लोग महेंद्र वर्मन को देखते हैं जो 600 से 630 ईस्वी में है। महेंद्र वर्मन जो है वो शैव धर्म के अनुयायी हैं और शुरुआत में ये जैन धर्म के रहते हैं, बाद में तमिल संत अप्पर, याद रखिएगा, इनके प्रभाव से शैव धर्म को अपना लेते हैं। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में, महेंद्र वर्मन का जो शासनकाल है वो युद्धों के लिए भी जाना जाता है। ये आप देखेंगे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण करता है महेंद्र वर्मन के शासनकाल में और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में हराता भी है। यहीं से पल्लव और चालुक्य के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। चालुक्य नरेश है पुलकेशिन द्वितीय जो महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आक्रमण करता है और महेंद्र वर्मन को हराता है। इसके बाद में इनके बीच दुश्मनी शुरू होती है। महेंद्र वर्मन से जुड़ा अंतिम एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मतविलास प्रहसन की रचना जो थी वो इन्होंने की थी। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। देखिए नाम ऐसे आपको मिल रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास है, फिर हम लोग इसको ट्रिक से याद भी करेंगे। हाँ, पूरे पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम ही है। इसने चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया और हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराता है, वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है और यही राजा है जो मंदिर के निर्माण में से भी जुड़ा हुआ है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेंगसान कांची में आते हैं और महाबलीपुरम जो मंदिर है, रथ मंदिर, जो कि एकाश्म मंदिर है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने ही किया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है, इसलिए इसे सप्तपे गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो रथ शब्द का प्रयोग हुआ है मीन्स वो जो वाहन रथ है वो नहीं, मंदिर जो छोटे होते थे, कमरे जो छोटे मंदिर होते थे उसको समय रथ कह के संबोधित किया जाता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को देखते हैं। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इनके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पढ़ामल मंदिर और ये जो मंदिर का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इन्हीं मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है जो मंदिर निर्माण की कला है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहते हैं। इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी। दंडी जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक है और इनकी पुस्तक है 10 कुमार चरित नरसिंह वर्मन द्वितीय के कार्यकाल में। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है वो इसके बाद में नंदी वर्मन तृतीय राजा होते हैं और इस वंश के अंतिम प्रमुख राजा थे जो शासक थे वो थे अपराजित वर्मन। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने जीत लिया और अपने में मिला लिया। तो वो जब हम लोग चोल पढ़ेंगे वहाँ इसका वर्णन करेंगे। पल्लव वंश से जुड़े ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी।
होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वातापी के चालुक्य को देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे हैं वातापी के जो चालुक्य हैं वो आपको ऊपर दिख रहे हैं कृष्णा नदी वाले क्षेत्र में पश्चिम साइड में। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो कृष्णा नदी की जो शाखा नदी है, तुंगभद्रा नदी निकल रही है, वहीं पे स्थित है वातापी। जिन चालुक्य ने वातापी को अपना राजधानी बनाया वे लोग वातापी के चालुक्य कहलाए। आपको चालुक्य 3 मिलेंगे आगे, वातापी, कल्याणी, वेंगी। तो वातापी के जो चालुक्य हैं वो वे हैं जिन्होंने वातापी को राजधानी बनाया, और इस वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। जबकि इस वंश के आपको प्रमुख राजा में आगे चल के हम लोग देखेंगे, आपको नेमिंग आएंगे पुलकेशिन द्वितीय वगैरह का। और वातापी का जो चालुक्य वंश है वो इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद कृतिवर्मन का पुत्र होता है पुलकेशिन द्वितीय, जो अगला शासक बनता है, जिसकी भी मैं चर्चा कर रहा था। और यही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब देश, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन को हराने वाला राजा है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के ही बारे में जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से, जिसे रवि कृति ने लिखा है। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख। अब ऐहोल अभिलेख की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में की गई है और इसके रचनाकार है रवि कृति। है किसके बारे में? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय को इम्पोर्टेंट आप इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि इसने हर्षवर्धन को हराया था। इसी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया, इसका उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न आपसे कर सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, ये वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये ऐहोल अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, इसको जीता और अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का राजा बनाया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव पड़ी। वेंगी उस समय नाम है, आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी के ठीक बगल में, मीन्स पूरब साइड कृष्णा नदी के थोड़ा उत्तर में आप देख पा रहे हैं वेंगी को। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को भी युद्ध में हराया। तो युद्ध के लिए आप पुलकेशिन द्वितीय कितने इम्पोर्टेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए बार बार यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसका बदला लिया इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक है ये नरसिंह वर्मन प्रथम, जो वातापी कोंड की भी उपाधि धारण करता है। इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बनता है। इसके बाद विनयादित्य है, विजयादित्य है, विक्रमादित्य द्वितीय हैं जो अगले शासक हुए, और अंतिम शासक होते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसे दंती दुर्ग हराता है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। तो अब हम लोग राष्ट्रकूट वंश के कहानी के पास आ गए हैं, लेकिन एक बार हम लोग पहले चालुक्य को ख़त्म कर लेते हैं। पूरब में जो चालुक्य है ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। पीछे हम लोगों ने देखा है पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखती है। मीन्स पुलकेशिन द्वितीय इसे जीतते हैं और अपने भाई को यहाँ शासक के रूप में बिठाते हैं। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया, इसीलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी ऐना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण ऐना महादेवी ने कराया, और ये जो है ये विष्णुवर्धन की पत्नी है। आपको विष्णुवर्धन के बारे में एक संक्षिप्त में आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक होता है विजयादित्य तृतीय। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक भी घोषित किया था। विजयादित्य तृतीय ने खुद को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक भी घोषित किया था। ये एक नोट है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य भी चालुक्यों के शासन काल में ही हुआ। पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य के शासनकाल में ही हुआ। अब आते हैं एग्जाम की दृष्टि से राष्ट्रकूट वंश जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। मान्यखेत इसकी राजधानी दिखाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं मैप में।
और राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र वाला एरिया है। आप राष्ट्रकूट वंश में जो शासकों को देखेंगे, ये सारे के सारे शासक दक्षिण भारत पे एक लंबा इम्प्रेशन छोड़ने वाले हैं। सबसे पहले संस्थापक है दंती दुर्ग। इन्होंने वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक जो थे कृतिवर्मन द्वितीय, इनको हराया था। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया और दंती दुर्ग के बाद अगला जो शासक आया कृष्ण प्रथम, जो आप बहुत बार एलोरा की गुफा वगैरह के बारे में पढ़े ही होंगे। कृष्ण प्रथम ने अपने शासनकाल में एलोरा का गुफा, जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया है, यहाँ आप तस्वीर देख पा रहे हैं एलोरा गुफा का, तो इन चट्टानों को काट करके बनाया गया है एलोरा का गुफा, और इसी में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला शासक गोविंद द्वितीय है, फिर ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। इसमें आपको अमोघ वर्ष एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, इन्होंने तुंगभद्रा नदी में अपने आप को जल समाधि ली थी। ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद तृतीय जो है वे भी एक महाप्रतापी शासक थे और इन्होंने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार इन सब पे शासन किया था। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना भी की है इन्होंने। और इम्पोर्टेंट है, अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी, ये याद रखिएगा। अमोघ वर्ष जो है इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। नेक्स्ट आपको अमोघ वर्ष से जुड़ा हुआ एक फैक्ट जो कि मैंने दिया था वो भी याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी से जुड़ा। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय होते हैं, जो रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करते हैं। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि है पोन रहते हैं, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ये आपको ना पोन जो है ये बहुत प्रारंभिक दक्षिण भारतीय कन्नड़ भाषा के कवि में आते हैं और ये 3 कवि थे। अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे मैं आगे आपको इसके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में चर्चा करूँगा। एलोरा की जो गुफा की बात आती है फ्रेंड्स, एलोरा का जो गुफा है जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है, महाराष्ट्र में अभी स्थित है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा, इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ। एलोरा में टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित गुफा है। तो ये हो गया राष्ट्रकूट वंश के जो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हुए जो हम लोगों ने यहाँ कवर किया। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप इन सारे वीडियो को थॉरो कीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग टेस्ट रखेंगे संगम काल से जुड़ा। कल्याणी के चालुक्य को देखते हैं। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाई वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय करते हैं और इस वंश के प्रमुख शासक होते हैं तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य और फिर सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। ये विक्रमादित्य षष्ठ है यहाँ। इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ होते हैं, यानी 6th। इन्होंने कई विद्वान और कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया। शासनकाल में इनके शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिला। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, विज्ञानेश्वर और विल्हन नामक कवि इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। विल्हन ने विक्रमांक चरित्र की रचना की है, जबकि विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लिए जाने जाते हैं। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। इस वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय होता है और आगे चलकर कल्याणी पर यादवों के अधिकार के साथ चालुक्य वंश का पतन हो जाता है। तो ये चालुक्य वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट थे। अब लास्ट टॉपिक बचा चोल वंश, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ना है। 850 से 1279 ईस्वी, 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय होता है और ये चोल साम्राज्य अब बहुत इम्पैक्ट रखेगा। आगे आप देखेंगे इस वीडियो में चोल साम्राज्य के इम्पैक्ट को। देखिए, आप जो चोल वंश को पढ़ते हैं, जो स्थानीय शासन के लिए जाना जाता है, ये वही चोल वंश है। इसकी स्थापना चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी वाले की विजयालय ने की। आदित्य प्रथम, परांतक, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कलोतुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर राजेंद्र तृतीय, ये लोग प्रमुख चोल के राजा हुए। इसमें राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल वंश के अंतिम शासक हुए।
तो चोल वंश में ना ये राजेंद्र, परांतक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राजेंद्र प्रथम, अंतिम जो थे वो राजेंद्र तृतीय थे, है ना। हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, थर्ड वार्निंग देते हैं, वो अंतिम वार्निंग होता है। तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम राजा है। विजयालय को देखते हैं। 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक होता है। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक है जो कृष्ण तृतीय, इसने आक्रमण किया था। और फिर परांतक प्रथम, जो राष्ट्रकूट और चोल के बीच तकोल्लम का युद्ध होता है। इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हुई। इतिहास में यह लड़ाई तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो ये तकोल्लम का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से है, राजराज प्रथम। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्हीं के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ होता है। चेरों के 9 सेनाओं को युद्ध में हराया था इन्होंने, जिसमें चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजा, इनको भी इन्होंने युद्ध में हराया था। अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत की थी। और ये मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तंजौर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण इन्होंने कराया था। कई बार ईस्वी भी पूछ लेता है इनसे रिलेटेड, तो 1010 ईस्वी, 1010 ईस्वी। तो इनका जो शासनकाल है भूमि माप पद्धति के लिए और बृहदेश्वर मंदिर के लिए एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। उस समय लंका को सिंहल बोला जाता है। इसके बाद आगे राजा होते हैं राजेंद्र प्रथम, जो कि अगला शासक होते हैं। तो राजराज प्रथम से ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, शैव धर्म के अनुयायी है, बृहदेश्वर मंदिर, भूमि माप पद्धति, ये 3 इंपॉर्टेंट है राजराज से। अब आते हैं हम लोग राजेंद्र प्रथम पे। चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार जो है वो राजेंद्र प्रथम ने कराया। इनको गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि मिली थी। इन्होंने गंगई कोंडचोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी। इनके शासनकाल में चालुक्य के शासक है जयसिंह द्वितीय, इन्होंने हमला किया था और वे बुरी तरह से हार गए थे। इसे मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो राजेंद्र प्रथम का संबंध है मास्की के युद्ध से, जिसमें चालुक्य के शासक जयसिंह द्वितीय पर हमला हुआ था। जयसिंह द्वितीय ने हमला किया था और हार गए थे। राजेंद्र एकमात्र चोल शासक है जिन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के बाद इन्होंने बंगाल के पाल शासक को हराया और गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की। राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम आपने ऊपर देखा है। चोल और वेंगी के चालुक्य के बीच विवाह संबंध बनते हैं और धीरे धीरे कुलोतोक के शासनकाल में वेंगी का जो क्षेत्र है वो चोल साम्राज्य का अंग बन जाता है। चोल शासन में राजा अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी पहले से ही घोषित कर देते थे और अधिकांश जो चोलकालीन मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है, जैसे राजराज प्रथम का जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये। तो ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। होपफुली आपके समझ में आया होगा और बहुत आसानी से इस चीज़ को रखा गया। आप पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेके डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। और बीपीएससी के दृष्टि से मुझे लग रहा है कि ये अगर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं तो उनमें से कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। आप इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल इसका एक टेस्ट रखेंगे और उसमें संगम काल से कुछ प्रश्न होगा, जिसमें हम लोग संगम काल के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल और फिर इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी कोई अगर विशेष समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।